अभी तक अपनों ने जो चार्ज के बारे में पढ़ा, दो टाइप्स के पढ़े थे बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे यानी त्यागेंगे उस पर पॉजिटिव, और जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन वो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। तो यानी कि ये ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पे जो मास है द्रव्यमान इसका तो कम होगा, इसका मास क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अब आप सभी जानते हो जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे देखिए ये हाई पोटेंशियल, उच्च विभव, दूसरा यहाँ पे है लो पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव। अब इसमें से देख लीजिए आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाई से किधर जाएगा बेटा, लो मूव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा क्या करेगा, लो पोटेंशियल से किधर मूव करेगा, हाई पोटेंशियल की ओर। ठीक है ना बेटा। अपने बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको बार बार याद हो जाए। कोई भी चीज होती है ना बेटा, जब आप बार बार उसको रिपीट करते हैं तो आपको वो स्टेबिलिटी है ना आती है। तो इसमें भी आपके पास जब इतनी बार आप बार बार खुद लिखोगे या समझोगे, तो आप जितना आप खुद लिखोगे ना उतना ज्यादा आपको याद होगा। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ तक हो गया था। फिर इसकी प्रॉपर्टीज की थी हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। तो इसमें आवेश के गुण क्या क्या थे, एक तो क्वांटाइजेशन, मेन लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, प्लस माइनस एन ई, ये था एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे डैश डैश लिखवाया था बेटा। सेकंड नंबर में एडिटिव प्रॉपर्टी Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश, इस हिसाब से लिखवा दिया था बेटा। फिर अपने पास थर्ड आप ने क्या किया था, इसके अंदर आवेशन की विधियां पढ़ी थी, वो आपको बताई दी थी, प्रेरण विधि, चालन विधि और घर्षण विधि। फिर अपनों ने कल एक टॉपिक किया था अपनों ने कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम। ठीक है, तीसरा लिख देता हूं मैं, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। ये कितने टाइप्स की थी बेटा, 3 टाइप्स। पहला तो था घर्षण यानी फ्रिक्शन, कंडक्शन, और तीसरा क्या था बेटा, इंडक्शन, हाँ चालन। तो ये आपके पास 3 विधियां थी जिसे हम इसको बोलते हैं प्रेरण। तो अब यहां पर आपके पास ये तीनों विधियां आपको समझा दी थी अच्छी तरीके से। फिर अपनों ने कल किया था कूलाम्ब का नियम, यहां पे लिख देता हूं, कूलाम्ब का नियम। ये क्या था बेटा, कूलॉम्ब्स लॉ। और इसको जब किया था आपने इसका फॉर्मूला भी लिखा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर अब आपको बताया गया था Q1 एक बिंदु आवेश है, Q2 भी एक बिंदु आवेश है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, स्मॉल आर है ना। अब आपको ये सारी कंडीशन इसकी समझाई भी थी आपको। फिर इसमें एक चीज और करवाया था, के का मान, जो के का मान होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर निर्वात है दोनों आवेशों के बीच में, तो यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर बताई थी। फिर ये जो के है इसकी ये जो वैल्यू आई है ये कैसे आई है, 1/4πε0। अब इसमें भी आपको ε0 क्या है, निर्वात की विद्युत शीलता। अब आपको सभी को पता है निर्वात का मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा, वैक्यूम है ना। परमिटिविटी ऑफ या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसकी भी वैल्यू फिक्स है क्योंकि निर्वात कोई माध्यम तो होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू फिक्स ही आएगी आपके पास 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या है, जस्ट देखो ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यूनिट भी बदल जाएगी। ये आपके पास निर्वात के लिए के की वैल्यू और निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू, विद्युतशीलता आपको समझाई दी थी। फिर उसके बाद माध्यम, माध्यम पे भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि मीडियम, ये मीडियम हो गया अपने पास, तो मीडियम पे कैसे पड़ेगा, तो K इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो K की वैल्यू है, ये यहाँ पे तो निर्वात की विद्युतशीलता थी, एप्सिलॉन नॉट था, परंतु यहाँ पर अब क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। कई बुकों में एप्सिलॉन m नहीं होता, सीधे एप्सिलॉन लिखा होता है। कई बुकों में क्या लिखा होता है, सीधे एप्सिलॉन, m नहीं लगाते बेटा, तो भी आपने ये इसी के लिए मानेंगे मीडियम कहा, यानी कि माध्यम का विद्युतशीलता हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निर्वात की जगह उसका नाम क्या बोला जाएगा, निर्वात की जगह माध्यम है, तो माध्यम की विद्युतशीलता। हाँ, विद्युतशीलता। समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? वैद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता एक ही बात होगी यहाँ पे भी, यानी परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की हो जाएगी बेटा। अब जैसे इसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना, इसमें एप्सिलॉन m की वैल्यू नहीं मिलती अपने को, याद रखिएगा। एप्सिलॉन m मतलब कि ये जो आपके पास माध्यम की जो विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं होती। ये कि फिर कैसे ज्ञात करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फाइंड करने के लिए आपको बताया था, कल मैंने तरीका बताया था कि जब आप किसी दो चीजों की तुलना करते हैं, तुलना कंपैरिजन किया जाएगा। कैसे कैसे कंपैरिजन किया जाएगा, तो आप देखिए जब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, निर्वात है यानी वैक्यूम है, तब आपके पास इसमें कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड कर लेंगे, है ना। तो मान लीजिए इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, एफ नोट, कितना लग रहा है बेटा, एफ नोट मान लिया, हाँ, या तो यहाँ पे देखिए एफ नोट इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा जाएगा जरा बताइए आप, एफ नोट इज इक्वल टू, अब के की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे जरा बताइए आप खुद ही, यहाँ पे ये रहा ना फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला, है ना, विद्युत बल या कूलाम बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहा, ये रहा मेरे पास। इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर के की जगह फिर क्या लिखेंगे, निर्वात के लिए इक्वेशन, हाँ वेरी गुड, ये लिख दिया जाएगा और बाकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या, ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे अपने, फोर्थ मान लेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप इसको इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, आपकी मर्जी है बेटा, किस स्टेप को आप पहले कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई, मैंने दोनों को कंपेयर करके समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो निर्वात के लिए आप निर्वात के लिए आपके पास फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, अब किसके लिए फाइंड करनी है, माध्यम। तो माध्यम का मतलब Q1 यहीं का यहीं, Q2 भी वहीं का वहीं, दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं की है, इनकी बीच में डिस्टेंस वही है, परंतु अब इसकी बीच में क्या फिल कर दिया है, मीडियम, माध्यम। तो माध्यम कर दिया, तो अब यहां पर इसकी वैल्यू एप्सिलॉन m है ना, तो यहां पर आप ये माध्यम भरा, आपने मीडियम फिल कर दिया है, ये मीडियम। तो अब यहां पे फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदलेगी या नहीं बदलेगी बेटा, बताइए आप, चेंज हो जाएगी। देखो दोनों आवेशों की स्थितियां सेम है और दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम है। बेटा आप थोड़ा सा बोला करो, थोड़ा सा फीलिंग आए ना कि जैसे क्लास लग रही है, तो अपने पता चलेगी। मैं जो पूछता हूँ आप थोड़ा बताने की कोशिश क्या करो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा,
जैसे ही आपने यहाँ पे मीडियम रखा तो इसका बल का मान क्या हो जाएगा, कम। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, दो जने लड़ रहे हैं। अगर दो जने लड़ रहे हैं तो उनके अगर बीच में कोई भी नहीं है तो एक दूसरे पे वो फोर्स क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। और जैसे ही उनके बीच में कोई बीच बचाव करने वाला आ गया, जिसे अपने मीडिएटर बोलते हैं, दो जने लड़ रहे होते हैं तो उनको रोकने के लिए मीडिएटर आता है ना, संधि करा, तो वो जैसे मीडिएटर बीच में आएगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा पाएंगे क्या, उतना नहीं लगा पाएंगे। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये चेक करना है अपने को, अपने पास जो फोर्स की वैल्यू है वो कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स डिक्रीज हुई है, कितने गुना कम हुई है, वो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए पहले मेरे को ये चाहिए ना, पहले मेरे को एफएम भी तो चाहिए। किस एफएम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एफएम की वैल्यू फाइंड करने का तरीका तो यही है बेटा, याद रखना, कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं, कोई भी दो आवेश हैं, अगर उनके बीच में बल लग रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है और उनके बीच में डिस्टेंस गिवन है, तो अपने कौन सा लॉ लगाएंगे हमेशा, कूलाम का नियम। यही फॉर्मूला का अप्लाई करना है, तो बस अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है तो मैं इसको रेड पेन से लिख दूं क्या, यहाँ पे रेड पेन से लिख देते हैं, पता चलते रहेगा। रेड के लिए रेड, ये FM। अब देखिए यहां पर K, अब K का मान किस पे, माध्यम पे। अब माध्यम के लिए K का मान कितना है जरा देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम है ना इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, तो फर्स्ट और 4 यानी K की वैल्यू अपने किस में पुट कर देंगे बेटा, 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा जरा बताइए, आप खुद ही बताइए, 1/4 पाई m, और वो बाकी Q1 Q2 तो वही सेम टू सेम है, अपॉन में, तो ये आ गया अपने पास। अब आपको कल बताया था, अब आपने यहाँ पे देखना है कि जब आपने मीडियम रख दिया तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या रह गई, कम, कितने गुना कम हुई है, ये आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो मैंने आपको समझाया था, जिसको ज्ञात करना होता है, जिसको फाइंड करना होता है, उसको अंश में रखा जाता है, न्यूमिनेटर में रखा जाता है, और जिसके रिस्पेक्ट देखते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता है, हर में रखा जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में डिवाइड कर देंगे किसका बेटा, इक्वेशन 3 को। तो यहां पे क्या होगा, FM अपॉन में F नो, वेरी गुड। अब इधर देखिए इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। इधर देखिए वैल्यू क्या दे रखी है, ये बराबर का निशान लगा लिया। इधर वैल्यू FM की वैल्यू क्या दे रखी है, ये रहा, ऊपर पहले क्या है, माध्यम की उपस्थिति में बल, तो FM की वैल्यू रखेंगे पहले, याद है ना, FM की वैल्यू रखनी है यहाँ पर ऐसे ही, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना ये, फिर 1/4 पाई F नॉट की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब जो चीज कट हो रही है उसको काट दो, ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म, 4 पाई से 4 पाई भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। अब अपने को क्या करना है, हाँ, तो अब अपने यहाँ पे FM अपॉन में F नॉट, वैसे का वैसा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज, देखिए ये इसके हर में है, इसमें डिवाइड कर रहे थे, तो ये चीज तो नीचे आ जाएगी, और ये चीज नीचे आएगी या नहीं आएगी जरा बताइए आप खुद। यस सर। तो इसको कैसे, हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं अपने, ऐसे लिखा जा सकता है, ये सही लिखा है ना मैंने, बताइए, ये तो पहले से नीचे ही है,
इसको इसके नीचे ले आए तो यहाँ ही आएगा, ये वैल्यू यहाँ ही आएगी बेटा। यस सर। तो अब आपके पास देखिए इधर थोड़ा इस इक्वेशन को देखिए आप, थोड़ा सा इधर वाली ये वाली इक्वेशन को, यहाँ पे ये जो चीज है इतने इतने पार्ट को, ये मैं ब्लैक कलर से इसको राउंड कर देता हूँ। ये वाला पार्ट जो है, ये देखो एप्सिलॉन एम है क्या, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, निर्वात की विद्युतशीलता। वेरी गुड। अब इसकी भी यूनिट वही होती है और इसकी भी यूनिट सेम ही होगी बेटा, यूनिट तो इस दोनों की, क्योंकि निर्वातशीलता है विद्युतशीलता है, तो यहाँ पे जैसे रखोगे तो इसकी यूनिट आपस में क्या हो जाएगी बेटा, जरा देखिए खुद ही, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो इसका मतलब ये एक नंबर बचेगा, ये क्या होगा बेटा, नंबर इससे होंगे, नंबर ही होंगे, अंक होगा कोई ना कोई, तो ये जो नंबर होगा, तो अब इस यहां पर अब इसको इसकी जगह एक दूसरा वर्ड यूज करेंगे, तो अब यहां पर क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है, तो यहां पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे अपने 6, जहां यहाँ पे एक वर्ड लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह आप लिख सकते हो एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब यहां पे अब क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद, यहां पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, समझ में आ गया बेटा। ये एक निर्वात की क्या, किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी ये। यहाँ पे एप्सिलॉन आर किसको शो करेगा, क्योंकि माध्यम का देखा जा रहा है किसकी तुलना में, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो अपने को मालूम है कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ना। तो इसके कंपैरिजन में जब करेंगे तो इसको बोलेंगे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता भी बोल सकते हैं हमने। तो यहां पे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव, क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, समझ में आ गया बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहां तक कोई दिक्कत है। अब इसमें मैंने यहाँ पे आर क्यों लगाया है, आर इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी स्पेलिंग रिलेटिव, इस पूरे जो आपने यहाँ पे लिखा है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो रिलेटिव आर वर्ड पहले आता है, तो आर वर्ड मतलब रिलेटिव, एक दूसरे के सापेक्ष, तो उसीलिए यहां पे आर वर्ड लेक्स में लिख दिया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है। अब इस इतना बड़ा सारा नाम है बेटा, इतना पूरा बड़ा नाम, तो ये बहुत दिक्कत करता है, तो इसके लिए ना इसका दूसरा नाम भी रख दिया गया, इतना पूरा बड़ा नाम बोलने की बजाय एक दूसरा नाम और रख दिया गया, पैरावैद्युतांक। क्या रख दिया बेटा, पैरावैद्युतांक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो वैद्युत मतलब विद्युत, अंक एक नंबर, तो ये दोनों का रेशो, दोनों का अनुपात एक नंबर को शो करेगा ना, इन दोनों का अनुपात, क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये एक अंक को शो करेगा, तो इसीलिए इस पूरे को, इस एप्सिलॉन आर जो है एक नंबर होगा बेटा, इसकी कोई यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हिंदी में पैरावैद्युतांक, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ज्यादातर ये वर्ड चलते हैं, ये जो रेड कलर में लिखा है ना मैंने, इन्हीं नाम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्वेश्चन में भी,
तो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उसमें ज्यादातर इस्तेमाल इसका किया जाएगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, अब इसकी जगह यहाँ पे देखिए एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? यस सर। अब अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, एफ एम एफ नॉट अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास चुंबकीय बल, सॉरी, माध्यम की उपस्थिति में जो आपके पास विद्युत बल या कूलॉम बल आ गया अपने पास, उसका ये फॉर्मूला आ गया। कोई भी माध्यम रखा हो तो आपने क्या कर सकते हैं, बल की वैल्यू, विद्युत बल की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं, अपने फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। पेपर के लिए मोस्ट MIP है बेटा ये क्वेश्चन। ये आपके पास कूलॉम नियम नहीं पूछा जाता। मैं आपको बता दूं एक बात सीधी सी, पेपर के अंदर कभी भी आज तक कूलॉम नियम नहीं पूछा गया है। उससे रिलेटेड ये वाला जो फॉर्मूला करवाया है ना अभी मैंने, ये FM इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। इसको ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी आपको। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को है कि जैसे कोई भी आप मीडियम रखोगे, जैसे कोई भी मीडियम रख दिया, तो अब इस वक्त इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड FM का वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? तो एक बात बता दूं मैं आपको मीडियम की ये वैल्यू मालूम नहीं होती, निर्वात की आपको इसकी वैल्यू अपने को मालूम, पेपर में इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती अपने को ये चीज गिवन होती है बेटा, एप्सिलॉन आर। किसी भी मीडियम का अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पैराविद्युतांक का मान अपने को मालूम होता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने को क्या होती है बेटा, मालूम होती है। जैसे वाटर की कितनी है, अभी लिखवाऊंगा वो, वाटर की, शुद्ध वाटर की तो है 81। जब न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो अपने 80 भी लिख सकते हैं, उसको समझ में आया बेटा, 80 होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास है, तो ग्लास के लिए इसकी वैल्यू, कांच के लिए इसकी वैल्यू 5 से लेकर 10 तक, 5 to 10 भी हो सकती है। अब कहोगे सर ये 5 से 10 एक फिक्स नंबर क्यों नहीं है? फिक्स नंबर इसलिए नहीं है, कांच जो होते हैं ग्लास, वो अलग अलग टाइप से होते हैं बेटा, कोई ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, कोई ज़्यादा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, वो उसमें बार बार आपके पास जो स्ट्रक्चर्स है ना ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो वैल्यू वेरी करती रहती है। 5 से लेकर कहाँ तक वेरी करेगी, 10 तक, वो आपको पेपर में गिवन होगा जो भी चीज़ है। ऐसी तरह मेटल, जितने भी धातुएं हैं, मेटल, क्या बेटा, मेटल, तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू अभी मैं करवाऊंगा, ये लिखवाऊंगा मैं, एप्सिलॉन आर के लिए, मतलब मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, हाँ इन्फिनिटी, अनंत होती है बेटा, ठीक है। तो ये अभी आपको करवाना है, तो इसीलिए ये आपको बताया गया। आपको पेपर के अंदर क्या कहेगा, आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी पेपर के अंदर कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रहा, तो आप बताइए माध्यम में उसका बल कितना लग रहा है, माध्यम की उपस्थिति में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, समझाएगा, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ठीक है, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। समझ में आ गया यहाँ तक? आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे क्या होगी बेटा, गिवन होगी, गिवन होगी, तो आसानी से आप वहां पे कर सकते हो। तो अभी इस पे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताना है अभी यहाँ पे। तो ये डेरिवेशन यहाँ तक समझ में आ गया, करके लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला तो है अपने पास। दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया अपने को, सेकंड नंबर फॉर्मूला, मीडियम की प्रेजेंस में F नॉट अपॉन में क्या मिल गया बेटा, एप्सिलॉन आर। तो वेयर यहाँ पे एप्सिलॉन आर होता क्या है,
माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का क्या होता है बेटा, अनुपात यूज किया जाएगा, उनका रेशो। तो ये दो फॉर्मूले हैं इस पर। तो अब आप देखिए मटेरियल यानी पदार्थ, जो भी आपके पास क्या है बेटा, मैटर है, मैटर, और यहां पर पैरा वैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे वायु या निर्वात लिख सकते हो। पहला निर्वात, तो निर्वात के लिए वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो निर्वात देखिए यहां पे अगर मैं मीडियम की जगह निर्वात लिख दूं बेटा, मीडियम की जगह हाँ वन ही होगी। एप्सिलॉन एम की जगह यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, वन आ जाएगा, वन। वायु, एयर, एयर के लिए अब यहां पर एयर की वैल्यू जो होती है 1.0029 समथिंग होती है, यहाँ पे 3 भी मिल, आप इसको राउंड ऑफ डिजिट्स भी कर सकते हो। ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसको 3 भी लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको अप्रोक्सीमेटली, अपने अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में क्या लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे हाँ 1 लेके चलेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। अब उसके बाद जैसे कांच यानी कि ग्लास, तो ग्लास के लिए क्या आएगी बेटा वैल्यूज इसकी, तो कांच के लिए वैल्यू 5 to 10, वो अपने अलग अलग हिसाब से अलग अलग होती है बेटा। तो इसीलिए मैंने एक बार एक फिक्स रेंज ली है 5 से लेकर कहां तक बेटा, 10 तक। जल, वाटर, प्योर वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 होती है, और न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, 80 है ना, ठीक है। फिफ्थ, जैसे लाइट की वेलोसिटी होती है ना, लाइट की वेलोसिटी 2.97 इंटू 10⁸ होती है, परंतु अपने लिखते कैसे हैं, ये लिख देते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेके चलते हैं जिससे आपका न्यूमेरिकल आसानी से किया जा सके। फिर धातु, मेटल, जितने भी मेटल हैं उनके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, हाँ वेरी गुड, इंफिनिटी, ये बिल्कुल सही आंसर आपका, इंफिनिटी होगी। तो यहां पर आपके पास ये वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इंफिनिटी वैल्यूज होंगी इसकी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया, पहले जरा ये बताओ बेटा, किसी को भी दिक्कत? यस सर। ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, डाउट तो नहीं है? अब जरा एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, आप बताना मेरे को इसका आंसर। कि वो कहता है, वो क्वेश्चन में ये कहता है, क्वेश्चन में ये कहता है बेटा, दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य एफ नोड बल कार्यरत है, ठीक है, बल कार्यरत है यदि इनके मध्य कोबाल्ट
का माध्यम या प्लेट भी लिखा जाए, कोबाल्ट का माध्यम या प्लेट रख दी जाए, तब विद्युत बल क्या होगा। अब बताइए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम, F naught force act between 2 point stationary charge if cobalt plate filled between them, how many force act between them। F naught force act between 2 point stationary charge if cobalt plate filled between them, how many force act between them। अच्छा, दो बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य F नोट बल क्या कर रहा है बेटा, कार्य कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। यदि इनके मध्य कोबाल्ट का माध्यम या कोबाल्ट की प्लेट रख दी जाए, तब विद्युत बल क्या होगा। तब इन दोनों के मध्य अपने को क्या करना है बेटा, विद्युत बल की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है ना। तो आपको गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, इसका जो आंसर बनेगा अपने पास, तो क्या चीज गिवन है अपने पास यहाँ पर बताइए। फोर्स एक्ट आपको ये मालूम है, निर्वात में फोर्स मालूम है अपने को, है ना, निर्वात में बल मालूम है कितना है बेटा। यस सर। एक तो अपने को फोर्स गिवन एफ नॉट गिवन है, निर्वात में बल कितना है बेटा, फोर्स इन वैक्यूम कितना है बेटा, एफ नॉट। आपको और क्या दे रखा है, इसमें क्या फिल किया जा रहा है, कोबाल्ट की प्लेट। तो इसको अंडरलाइन कर लो, मैंने आपको समझाया कभी भी न्यूमेरिकल जो भी दिया हो उसकी लाइन को क्या कर लिया करो, जो चीज मेन है इंपॉर्टेंट। तो ये कोबाल्ट का माध्यम या कोबाल्ट की प्लेट को क्या किया जा रहा है, फिल किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये एफ नॉट और एक ये कोबाल्ट की प्लेट, ये फिल कर रहे हैं। और अपने को पूछा हाउ मेनी फोर्स एक्ट बिटवीन देम, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल यानी कूलाम बल अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका मतलब आप देखिए ये दो आवेश थे Q1 और Q2, कुछ भी हो सकता है, इनकी बीच डिस्टेंस कितनी है R, वैक्यूम है, निर्वात है, इस वक्त क्या है बेटा, निर्वात। तो निर्वात के लिए आपको सबको पता है किसकी वैल्यू दे रखी है, एफ नॉट दे रखी है या नहीं दे रखी। फिर वो कहता है कि इनके बीच में अगर कोबाल्ट की प्लेट या कोबाल्ट का माध्यम अगर क्या कर रहे हैं हमने भर दिया, कोबाल्ट भर दिया बेटा, तो उस कंडीशन पे आपको एफ एम की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। तो इसमें ज्ञात क्या करना है अपने को, फाइंड क्या करना है, एफ एम। वेरी गुड। तो ऐसा कौन सा, देखो जो अभी तक मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है, जो क्वेश्चन में दिया है अभी तक उसी को लिखा है मैंने, लिखा है या नहीं लिखा बेटा। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बेटा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एफ एम आता हो और एफ नोट आता हो। देखिए आपके सामने फॉर्मूले रखे हैं, इन दोनों फॉर्मूले में किसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सर सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला, क्योंकि आपको एफ नोट दिया हुआ है और ये चीज फाइंड करनी है।
ये चीज आपको क्या करनी है, फाइंड। अब आप कहोगे सर इसके अंदर एप्सिलॉन आर भी तो है ना, अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ये जो लाइन आपने अंडरलाइन कर रखी है, कोबाल्ट का माध्यम, कोबाल्ट का माध्यम, तो इसका मतलब इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये एप्सिलॉन आर होता क्या है? एप्सिलॉन आर होता क्या है? परावैद्युतांक होता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप इसमें देखोगे इस टेबल के अंदर कहीं भी कोबाल्ट नहीं दे रखा, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि हाँ वेरी गुड, क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहे हो। कोबाल्ट एक मेटल है। हाँ वेरी गुड, कोबाल्ट एक मेटल है यानी कि धातु है। तो अब पेपर में आपको वो ये देगा नहीं, पेपर में जो 2015 में ये क्वेश्चन आया था ना, उसके अंदर इसने कोबाल्ट बोला था, उसने धातु नहीं बोली थी। अब बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लिखे आते कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? कम। यहां पे बच्चे क्या लिखे आएंगे, क्योंकि कोबाल्ट की वैल्यू तो मालूम नहीं है उनको, वो क्या करेंगे बेटा, वो लिखेंगे आंसर कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उनको ये फॉर्मूला तो याद है कि कोई भी मीडियम भरेंगे तो एफएम की वैल्यू तो क्या होनी है, कम होनी है। तो उनका वो आंसर गलत होगा, वो आंसर क्या होगा बेटा? गलत। और आपका सही होगा। क्यों? आपको पता है कोबाल्ट एक क्या है, धातु है यानी मेटल है। तो मेटल है तो इसमें देख लीजिए आप, अब यहाँ पे मेटल है तो यहाँ पे देखिए Fm इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे वेयर, जहां एफ नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर। अब आप सभी जानते हो एफ नॉट तो है ही। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखिए कितनी दे रखी है मेटल के लिए, अनंत, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी दे रखी है, तो अब यहाँ पे 0 होगा या नहीं होगा? यस। किसी भी नंबर को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 बन जाता है। समझ में आया या नहीं आया बेटा? कोई भी नंबर हो, यस सर। तो एफ नॉट कोई भी नंबर होगा उसमें अगर इंफिनिट, देखो आपको ये तो मालूम होगा अच्छी तरीके से, ये वैल्यू तो सभी को पता है, एक्स वाई जेड कुछ भी ऊपर नंबर, किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 का डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? आप बताइए खुद ही। तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो सही है। कभी भूल जाओ तो ऐसे समझ लिया करो पुराना काम। यहां तक कोई दिक्कत? सर आसान है। तो पेपर में क्वेश्चन बेटा इस टाइप से पूछते हैं। तो आपके पेपर में जो नंबर कई बच्चों के आते हैं 99, 97, 98, उनमें प्रॉब्लम यही होती है कि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान नहीं दे पाते, या क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने, जल्दीबाजी में आंसर क्या लिख दिया। जल्दीबाजी होती है ना जब, तो दिक्कत आती है वहां पे। तो जल्दीबाजी में लिए गए फैसले गलत होते हैं, और अपने को जल्दीबाजी नहीं करनी। हाँ, और जल्दीबाजी कब नहीं होगी? जब अपने प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा आप पेपर के टाइम में क्या होगे, एक तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे, और जब अब चीज अपने को आती है वो चीज अपने फटाफट कर लेते हैं। करते ही नहीं करते तो आपके पास टाइम सेविंग वहां पे काफी हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं, आप उन क्वेश्चनों को क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो, कहीं मैंने कोई गलती, क्वेश्चंस पढ़ो, आप उसको ध्यान से समझो, इस हिसाब से आपको पेपर को हैंडल करना है बेटा। तो कोई भी पेपर होता है ना 3.25 घंटे का बेटा, तो आपका जो पेपर बनाया जाता है, रियलिटी में जो पेपर बनाया जाता है वो 3 घंटे से कम का ही होता है, 2 घंटे 50 मिनट या 55 मिनट का ही होता है। 3 बजे तक का यानी 3 घंटे का लगभग 2 घंटे 55 मिनट या 3 घंटे पूरे 15 मिनट आपको वो पूरा चेकिंग के लिए मिलता है, या कोई गलत हो उसको सही कर सकते हो आप। तो आपके पास इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी इजी बन जाएगा। अभी मेहनत कर लोगे ना बेटा तो आपको पेपरों में मेहनत कम करनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ पेपरों में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो पेपर में बर्डन नहीं लेना आपको।